इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और इससे किसान भाइयों को किस तरह से फ़ायदा हो सके और किस तरह से किसान भाई इससे फ़ायदा उठा सके हैं, इसके बारे में करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और इसके अलावा करेंगे खेतीबाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इस सबसे पहले आओ करें चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। तो किसान भाइयों, किसानों की फसल के बारे में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए जो है सरकार ने ये 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी थी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को और किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करने का प्रयास किया है। और इस योजना के लिए जो है करोड़ों रुपए जो है खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों के जरिए निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% यानी 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेंगे। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों को भुगतान करने जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिसका हर स्तर का किसान जो है आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों के बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करे है। और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम यानी किस्त का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है ये देखा गया, आप सभी पैसा लेना चाह रहे हैं तो इसमें इस योजना से जो क्लेम जिसको कहते हैं वो बीमा का क्लेम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे पहले जो काम करना है वो है 72 घंटे के अंदर क्लेम करना होगा। और इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए जो है वो आप जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सके हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो देखा जाए तो उसमें विशेषकर इस योजना के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदाओं के रोगों के कारण अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार के जरिए आपका भुगतान कराया जाएगा जितने का आपका नुकसान हुआ है उसका जानकारी लेने के बाद। और कृषि में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए जो है बीज का भी पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है तो इस हानि को सरकार के जरिए कुछ हद तक कवर करने की कोशिश करी जाए। और इस योजना के तहत किसानों के जरिए भुगतान करे जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत कम रखा गया है, जिससे छोटा किसान भी जो है इसका लाभ उठा सके है। और सभी खरीद फसलों को किसानों को जैसा हमने जिक्र कराया कि 2% और रबी फसलों के लिए जो है 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करें हैं। और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए जैसा हम बात कर रहे थे तो वो प्रीमियम राशि केवल 5% रहे। इस पहले जो है ये योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, पर 2020 के बाद केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया। और इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के बाद नुकसान को भी जो है शामिल कराया गया है। फसल काटने के 14 दिन तक जो फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाए तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। और इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कराया जाए जिससे कि नुकसान का आकलन जल्दी हो सके और सही हो सके। और इस योजना में जो देखा गया है कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के जो है इसमें काफ़ी अपना योगदान दे रहा है, जो समय समय पर किसानों को इसके बारे में जानकारी दे हैं। और इसमें यो भी देखा गया है कि कई बार ये देखा जाए कि फसल जो है खेत में लग रही है और उसमें बाढ़ आ गई, ज़्यादा पानी बरस गया, जिस तरह आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हो जाए। और इसके अलावा आग जैसी आपदाएं आ जाएं या चक्रवात वगैरह आ जाएं कई इलाकों में देखा जाए तो ऐसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके कारण जो है काफ़ी नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक पूरी करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने इस तरफ प्रयास कराया है, जिससे कि किसान भाई इससे जुड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने यहाँ जो खेतों में उनकी नुकसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो रहा है तो उसको कुछ हद तक पूरा करके और उससे फ़ायदा ले सकें। नहीं तो कई बार क्या हो जाए कि किसान भाई निराश हो जाएं कि इतनी मेहनत करी, खास करके छोटे किसान भाई थोड़ा जल्दी निराश हो जाएं क्योंकि उनकी जोत छोटी है,
मेहनत ज़्यादा है, और कई बार जो थोड़ा बहुत उनसे उम्मीद हुआ है वह भी जो है प्राकृतिक कारणों के कारण, जो आपदाओं के कारण जो पूरा ना हो सके, तो वो निराश हो जाएं और कई बार बहुत ही अलग तरह के कदम उठा लें, जिससे कि उनको देखा जाए उनको शारीरिक नुकसान या जनहानि भी जो है इसमें देखी जाए। तो ऐसा ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इससे बचने के लिए जो है ये केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी जो स्कीम है वो जो है चलाई है, और उससे जुड़कर सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। इस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इस्ते सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इस्ते सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा। तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अकलबंद होशियार भतेरी चूदा हूँ हद करगी। इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी। दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी। मने बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी। वो कोई दुखिया माखी भिण के कोई दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा। सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा। सब चीजा की मौज रहे मिल राजा का रंग महल सा। दासी बंदी नखरे उठे बे
बेशक कर ले फैलिसा, जितना चावे माल बरतिए, जितना चावे माल बरतिए, के फायदा हाथ सकोड़े में, इससे सुथे और बतेरे, के छोरा के तोड़े में, अथे बेला लागे अंधेरा, पर मुख के तोड़े में, इससे सुथे और बतेरे। इस मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में, सर पे बरोटा गोडे टूट जा, कोस कोस की बाटा में, करे लामणी छले पड़ जा, हाथ फूट जा टाटा में, जय हो जावार जुआरा नहाली, खाल तार ले साटा में, मेम साहब रह छींटम छींटा, मेम साहब रह छींटम छींटा, हाँ गोपर माची चोड़े में, इससे सुथे और बतेरे, के छोरा के तोड़े में, अथे बेला लागे अंजरा, गोपर मुख के तोड़े में, इससे सुथे और बतेरे। ये तो सुना है भाइयों ने अपनी पसंद का लोकगीत। और भाइयों अब एक जरूरी सूचना इस प्रकार है, जिला के सभी किसानों को सूचित कराया जाता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा हरेड़ा द्वारा वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के लिए 3 HP से 10 HP के सोलर पंप 75% अनुदान पर प्रदान किए जाने हैं। इसके लिए इच्छुक किसान saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन करें। इस योजना के लिए आवेदन 28 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक खुले हैं। इच्छुक किसानों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सके हैं। सूचना समाप्त हुई। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पर। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस और कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज हवा की गति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली और कल जो है गर्ज के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि योजना और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे। दलहनी फसल मूंग की बिजाई और जानकारी दी जाएगी, साथ ही मोटे अनाज का आहार के रूप में पुनः बढ़ता प्रचलन इस विषय पर। और भाइयों अब करेंगे चर्चा तरल जैविक खाद जीवा अमृत कैसे बनाएं। तो जैसा आप जाने हैं कि दिनों दिन देखा जा रहा है कि कई बार प्राकृतिक खेती का प्रचलन भी अब बढ़ रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा यो है कि जहाँ देखा गया है कि जो रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ा तो उसके कारण जो है खेत में या मिट्टी में कह लें और फसलों पे उत्पादन पे प्रभाव तो बढ़ा, पर उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि उन रासायनिक खादों के कुछ कुप्रभाव भी देखने में आए। तो उसके विपरीत जो देखें प्राकृतिक खेती के तहत जो खेती करें तो उसमें ऐसे कोई कुप्रभाव शरीर के ऊपर या फिर खेत की मिट्टी के ऊपर देखने में नहीं आते और उत्पादन भी बरकरार रहे है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहे। तो ऐसे में जो तरल जैविक खाद जीवा अमृत है वो बना के और किसान भाई उसको अपनी फसलों पर इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करें तो फ़ायदा काफ़ी ले सके हैं। तो जीवा अमृत एक प्रकार के जीवाणु खाद है जिसके इस्तेमाल से मिट्टी में सहायक और मित्र जीवाणु की वृद्धि होगी और इस खाद में उपस्थित मित्र जीवाणु ने मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने और फास्फोरस पोटाश के उपलब्ध होने में मदद करेंगे। इसके अलावा
इसके अंदर सूक्ष्म तत्व भी काफ़ी पाए जाए हैं। अब जहाँ तक बात है इसको बनाने की, तो उसमें जो चीज़ हमने चाहिएगी 20 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो खेत में है। डौड़ के पास से भी मिल सके है, क्योंकि उसके ऊपर फसल वगैरह कम ले हैं तो डौड़ों में से भी आप निकाल सके हैं, खेतों के कोणों में से भी निकाल सके हैं, थोड़ा सा गहराई से भी खेत के अंदर से ले सके हैं। अब सवाल यह है कि इसको बनावें कैसे। तो इसको बनाने के लिए एक बर्तन में 20 लीटर पानी ले लें, 1 किलो देसी गाय का गोबर और 1 लीटर गौमूत्र को जो है इस पानी में मिला दें। गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी को जो है इस गौमूत्र के घोल में मिलाना है। इस घोल को अच्छे से मिला के 48 से 72 घंटे के लिए जो है छाया में रखें। दिन में 2 बार सुबह और शाम जो है इस घोल को 12-12 चक्कर जो है लकड़ी के डंडे से घुमाना है, हिलाना है अच्छे से। 48 से 75 घंटे के अंदर जो है आप देखेंगे जीवामृत खाद जो है, तरल जीवामृत खाद जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। और आमतौर पर ये देखा जाए है कि देसी गाय का मूत्र गोबर के इस्तेमाल का सुझाव काफ़ी दिया जाए, पर देसी गाय का मूत्र जो है गोबर के साथ 50% तक भैंस या बैल के मूत्र का भी इस्तेमाल किया जा सके है। इन सब पदार्थों को अच्छी तरह से मिला कर बोरी से ढक कर छाया में रख दें और इस मिश्रण को 2-3 बार लकड़ी से चलाना जो है फ़ायदेमंद रहे और उसी तरह से 2-3 दिनों में मौसम के अनुसार जो है यह अवधि घट भी सके है। जब बुलबुले उठने कम हो जाए तो समझ लो कि जीवामृत बन गया और आप अनुपात बदल के और दूसरे उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करके अपने आप भी जो है इसको घर पे इस्तेमाल कर तैयार करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर सके हैं। तो प्रति किले के हिसाब से जो फसल है उसके लिए जो है 200 लीटर जीवामृत की ज़रूरत पड़े है। 15 दिन के अंतराल में प्रयोग कराया जाना चाहिए। फसल के बढ़वार के समय फूल और फल लगने के दौरान 250 ग्राम प्रति पौधे में इस्तेमाल करें। जीवामृत को किसी भी फसल में सिंचाई के साथ या सीधा खड़ी फसल में भी दिया जा सके है। और जीवामृत को जो है मार्किन कपड़ा से छान कर 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के किसी भी फसल में स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सके हैं। यो जीवाणुनाशक, वृद्धि हार्मोन के रूप में भी काम करेगा। किसी भी फसल में 2 से 3 स्प्रे तक कराया जाना चाहिए। ये 15 दिन के अंतराल पर हो तो बेहतर रहेगा। और जो सामग्री आप ले रहे हैं वो 1 किले में सिंचाई के पानी के साथ लगा दें। पानी की नाली के ऊपर ड्रम को रख कर धार जो है इतनी रखें कि खेत में पानी लगाने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। शुरू में यो 1 महीने में यो प्रयोग 1 या 2 बार करें, बाद में यो प्रयोग कम हो जाएगा। और जो पानी नहीं देना हो तो जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सके है। थोड़ा बहुत पत्तों पर भी पड़ जाएगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है और पत्तों पर भी छिड़काव कराया जा सके, पर उसके लिए अनुपात अलग है। छिड़काव के लिए शुरू में जब फसल छोटी है तो 5 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी में मिला कर इस्तेमाल करें और फिर धीरे धीरे पानी और जीवामृत की मात्रा को बढ़ाकर 200 लीटर और 10% तक कर सके हैं। और जहाँ तक इसके जो आप लाभ देखेंगे, फ़ायदे देखेंगे, तो गोबर में जीवाणु हुए, दूसरे पदार्थ उन जीवाणुओं को भोजन बने हैं और यो मिश्रण मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ावेगा। ज़मीन ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया जो कृषि अवशेष है या बायोमास है उन जीवों का भोजन बन जाए है, जिससे कि कृषि अवशेष में मौजूद तत्व फसल के उपयोग के लायक बन जाएंगे और मिट्टी के पानी को सोखने की ताकत को बढ़ावेंगे और उससे काफ़ी फ़ायदा जो है किसान भाइयों को मिलेगा। तो इस तरह से जो देखेंगे तरल खाद जो है जीवामृत बना के किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सके हैं। और इसी तरह से किसान भाइयों अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में भी। जहाँ तक केचुआ खाद को बनाने का सवाल है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे अभी जीवामृत को बनाने का, तो केचुआ खाद बनाने की थोड़ा विधि जो है उससे अलग है। और क्योंकि जैसा आप जाने कि वर्मी कल्चर के नाम से भी जाना जा है और जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में देखा गया रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जो काफ़ी दुष्परिणाम देखने में आ रहे, जिससे वैज्ञानिक जगत भी चिंतित रहा, आम किसान भी चिंतित रहा और जनता भी जो है उससे चिंतित हो जाए कि इतना ज़्यादा जो है रसायन हम खा रहे हैं फसलों के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए, फलों के ज़रिए, अनाज के ज़रिए, तो उसको कैसे कम कर सके जिससे कि उसके दुष्परिणाम शरीर पर या फिर मिट्टी पर, खेतों में, पर्यावरण पर ना हो। तो वैज्ञानिकों ने केचुओं का अध्ययन करने के लिए
चुना और पाया कि केचुआ ही एक ऐसा जीव है जो ऐसी खाद बना सके है जो कि वास्तव में रासायनिक खाद का एक अच्छा विकल्प बन सके है और किसान भाई इसको इस्तेमाल कर सके हैं। क्योंकि यो देखा गया है कि केचुए पूरी धरती पर समान रूप से पाए जा हैं। आमतौर पर केचुए ज़मीनी धरातल या ज़मीन के नीचे रहें। लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर पेड़ पौधों के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने में इन केचुओं की बहुत ही अहम भूमिका रही है और केचुओं की करीब 4200 से भी ज़्यादा प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जा हैं और इसको जो है वो हम खेत में इस्तेमाल कर सके हैं। इसमें केचुओं की प्रजाति एसिनिया फटीडा जो है वो लगभग सारे दुनिया में पाई जा है और इस प्रजाति को केचुओं की विशेषता यह है कि वो कई प्रकार के वातावरण और परिस्थितियों में आसानी से अपने आप को ढाल ले है और इस प्रजाति के केचुए हल्का भूरापन लिए हुए और बहुत हल्के बैंगनी रंग के हैं और शरीर इनका खंडित सा दिखाई देगा। इनके शरीर का अंतिम भाग नुकीला होगा और जिसके कारण ये आसानी से कचरे में बिल बना के रह ले हैं। और इस तरह से जब देखा जा कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की जो बात करें तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी स्थान पर आसानी से बना सके हैं। बहुत छोटे स्तर पर 10-20 किलोग्राम प्रति माह वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किसी भी स्थान पर करे जा सके हैं। इसके लिए जो है कच्ची या पक्की किसी भी प्रकार की ज़मीन पर चाहे तो प्लास्टिक के कैट बिछा लें, लकड़ी के डिब्बे, सीमेंट के पुराने कट्टे, प्लास्टिक के टब, ऊपर से खुले हुए मिट्टी के बड़े बर्तन वगैरह में भी वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सके है। और इसके अलावा बजरी, सूखा और गिल्ला कचरा जो देख रहे हैं तो जहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग करनी है उसके लिए केचुए छोड़ने हैं, पानी छिड़कने के लिए थोड़ा सा झारा या ढकने के लिए टाट वगैरह के कपड़े, इस तरह की सामग्री की भी आपने ज़रूरत बने। तो बेड बनाने के लिए सबसे पहले फर्श पर 2 उंगली 1.5 इंच मोटाई की ऊंचाई तक बजरी और बालू की रेत डाल दें। इस बेड में उचित नमी बनाए रखना आसान रहेगा। केचुए और इसके अंडे भी इसके नीचे नहीं जानेंगे और उसके ऊपर हम इसको डाल सकें। और इसके अंदर जो देखेंगे आप जब बेड बनाने के बाद ये देखा जाए कि बजरी मोटे कचरे के ऊपर कच्चा माल 1 हाथ की ऊंचाई यानी 18-20 इंच तक डाल दें और बेड के बीच में 1 हाथ की ऊंचाई तक कच्चा माल जो है उसके ऊपर डाल दें और इस तरह से 2 हाथ की चौड़ाई यानी 35 से 40 इंच तक जो है बन जाएगा। और इसके अंदर जो है फिर जो आप देख रहे हैं केचुओं के कचरा खाने की औसत दर के आधार पर इतने कचरे के लिए करीब जो है 5000 केचुए होने चाहिए, यानी कि 400 से 500 किलो कचरा 10 फुट की लंबाई के बेड पर आ सके है। और उसके अंदर जब हम ये देंगे तो उसके साथ साथ ये देखेंगे कि केचुए जब इसके अंदर डालेंगे तो करीब 25-30 दिन के अंदर जो देखेंगे उचित नमी, तापमान, वायु संचार के कारण जो है 3 से 4 इंच मोटाई परत में जो है पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे सारे केचुए जो है अपनी क्रियाएं वहाँ करनी शुरू कर देंगे और इसमें इस तरह से इस विधि में जो है 80 से 85% तक खाद जो है करीब 45 से 50 दिन में मिल जाए। और यो बना हुआ वर्मी कंपोस्ट हमेशा छोटे छोटे दानेदार पदार्थ के रूप में होगा। केचुए के जरिए चाहे कितनी भी लंबाई की कास्टिंग क्यों ना गिराई जाए वो थोड़ी सी नमी कम होने पर बारीक काले भूरे रंग के दाने में और बीच में छोटे छोटे सफ़ेद दाने के रूप में भी दिखाई देगी। तो 30% नमी पे वर्मी कंपोस्ट का हर दाना अलग अलग बिखर जाए तो उसमें हल्की जो है वो नमी भी बरकरार रखनी है जिससे कि अच्छे से केचुए जो है अपनी क्रियाओं को पूरा कर सकें और वो जो कृषि अवशेष वगैरह जो उसके अंदर डाल रहे हैं हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे जो है एक अच्छा बढ़िया जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें जिसको कि खेत के अंदर आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे किसान भाई। तो भाइयों यह तो हमने करी चर्चा आज की नसीहत के तहत केचुआ खाद बनाने की विधि और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।
अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।